हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष पालीवाल और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम लोग ये एनसीईआरटी को लेकर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स या इसकी जो बुक पे हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है कि हम लोग टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं कोर कंटेंट अपना एनसीईआरटी को बनाकर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करें तो बायो के 90 क्वेश्चंस आते हैं और उस 90 क्वेश्चंस में 84, 85 या 86 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि दुनिया में जो इधर उधर का ज्ञान बहुत सारा है, उन सब को लेने की बजाय पहले आप लोग एनसीईआरटी को कवर करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कोई भी होगा तो वो 85 क्वेश्चंस को कवर करना पहली प्रेफरेंस रखेगा, बजाय उसको जो 5% के पीछे भागते हैं। तो होता क्या है कि ये बात हम बोलते हैं बच्चों को, और मेरी ये बात केवल 5% बच्चे ही सुनते हैं, और वही 5% बच्चों का सिलेक्शन होता है। 95% बच्चे ये मानने को ही तैयार नहीं रहते कि सर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो साल भर 10-12 तरह की किताबें पढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और आखिर में जब पेपर आता है तो उनको समझ में आता है कि नहीं, पेपर तो एनसीईआरटी से ही था। तो अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप एक बार किसी भी साल का, 2005 के बाद की बात करें, 2005 के बाद का किसी भी साल का, किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, और उस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम 83-82 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के रहते ही रहते हैं। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 84 से 85। तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना है और बहुत सीरियसली इसको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे? मेमोरी ग्लैंड को। यहाँ पर मैंने सेक्शनल व्यू जो है मेमोरी ग्लैंड का, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और इस सेक्शनल व्यू को समझने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जनरली 15 से लेकर 20 तक ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर न्यूमरस, ठीक है, न्यूमरस एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर न्यूमरस एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, और इन एल्विलाई को मेमोरी एल्वियोलस कहा जाता है। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इनको मेमोरी लोब कहते हैं। ठीक है, फिर इनका नंबर 15 से लेकर 20 तक होता है। हर मेमोरी लोब से एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को मेमोरी डक्ट कहते हैं। तो मेमोरी डक्ट का नंबर भी लगभग 15 से 20 तक होता है। ये मेमोरी डक्ट आगे चल के जुड़ती है तो एक सोलेन स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आपको कुछ सोलेन स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। इन सोलेन स्ट्रक्चर्स को एम्पुला कहते हैं। ठीक है, तो मिल्क जो है, मेमोरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क जब सिक्रीट होता है तो बाहर रिलीज होने से पहले फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए एम्पुला में मिल्क स्टोर होता है। ठीक है, और वहाँ से फिर आगे रिलीज होता है किससे? लैक्टिसिफेरस डक्ट से। ठीक है, और लैक्टिसिफेरस डक्ट जो 6 से 7 के नंबर में पाई जाती हैं, तो हर डक्ट के लिए निप्पल एरिया में जो है सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ से ये मिल्क रिलीज़ होता है। साथ ही निप्पल के अराउंड, निप्पल के आसपास का एरिया अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो
निपल के आसपास का एरिया जो है हाईली पिगमेंटेड होता है और उस एरिया को एरियोला कहते हैं, ठीक है। सो एरियोला इज द पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट सराउंडिंग निपल, ठीक है। साथ ही मेमोरी ग्लैंड में जो है फैट एडिपोज टिश्यू के पैड पाए जाते हैं, और ये जो ग्लैंड होती है पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो पेक्टोरलिस मेजर के मसल के ऊपर पाई जाती है, और नीचे उसको रिब्स जो है सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, मेमोरी ग्लैंड का। आगे इसको अगर हम देखें, सो द मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसी के बेस पर नाम मैमल्स पड़ा है, ठीक है। सो द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें ब्रेस्ट भी कहते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है और फैट भी होता है। वेरिएबल अमाउंट इसलिए क्योंकि अलग अलग में फैट का डिपोजिशन अलग अलग पाया जाता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 15 से 20। कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, और इस क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हैं उन्हें एल्वुलाई कहा जाता है, और यही एल्वुलाई होते हैं जो मिल्क सिक्रीट करते हैं। द एल्वुलाई ओपन्स इन मेमोरी ट्यूब्यूल, तो जितनी मेमोरी लोब्स होती हैं उतने ही मेमोरी ट्यूब्यूल्स हमें मिलते हैं, और ये डक्ट जो ओपन होती है उसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइंस अ वाइडर पोर्शन नोन एज एम्पुला, और एम्पुला से फिर आगे लैक्टिसिफेरस डक्ट जो है मिल्क को बाहर रिलीज़ करती है, ठीक है। तो याद रखना ये मेमोरी लोब से मेमोरी डक्ट से एम्पुला, और फिर लैक्टिसिफेरस डक्ट। मेमोरी लोब से मेमोरी डक्ट, फिर उसके बाद एम्पुला, और उसके बाद लैक्टिसिफेरस डक्ट, ठीक है। ये पॉइंट को हमें याद रखना है। आगे आते हैं गैमेटोजेनेसिस को समझते हैं, हमारा अगला पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो इसको सुनो थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, और मेल और फीमेल में दोनों प्रोसेस अलग अलग होते हैं। मेल में इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेस स्पर्म फॉर्मेशन करता है। फीमेल में ये प्रोसेस oogenesis कहलाता है क्योंकि वहाँ पर ये ओवम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस और ओवरी। मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, और रेस्पेक्टिवली इनसे स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होते हैं, और इनके फॉर्मेशन का प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। टेस्टिस में अगर हम बात करें तो मेल जर्म सेल पाई जाती है। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात होती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी अटेन, मेल में प्यूबर्टी अटेन होने के बाद स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेल जर्म सेल शुरुआत में माइटोटिकली डिवाइड करती है, यानी माइटोसिस से डिवाइड करती है, और माइटोसिस से डिवाइड करने के बाद जब ये माइटोसिस का डिवीजन इसमें एंड होता है तो जो सेल बनती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, जिससे इनका नंबर बढ़ता है। तो सिंगल स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, ये बात याद रखना। और ये पाई जाती है ऑन द इनर साइड ऑफ वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, डिप्लॉयड होती है, और इसलिए ह्यूमन सेल को कंसिडर करें तो इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलती हैं। कैसे बदलती हैं? स्पर्मेटोगोनिया की ग्रोथ होती है, डिवीजन नहीं होता, याद रखना। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ग्रोथ टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस
टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर उसके बाद स्पर्मेटिड, और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। तो ये याद रखना कि स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन मियोसिस में जो पहला स्टेप है वही चलता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड स्टेप चलता है मियोसिस 2, तो बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड फिर डेवलप होता है स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। आगे इसका फ्लो चार्ट आएगा प्रोसेस में जिसको हम देखेंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 जिससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस 1 में रिडक्शन हो जाता है, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 होता है तो बनते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ, स्पर्मेटिड बना। और स्पर्मेटिड में मैचुरेशन होता है तो स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। अगर इससे पहले मेरे स्लिप ऑफ टंग से कुछ अलग निकला हो तो ये जो लास्ट में मैंने बोला इसको ध्यान रख लीजिएगा। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड, यही सही बात है भाई। स्पर्मेटिड में क्या होगा, क्योंकि ये बना है किससे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, और मियोसिस 2 हो रहा है। मियोसिस 2 जो है एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसमें भी रहेंगे कितने, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द स्पर्मेटिड आर transformed into spermatozoa by the process known as spermiogenesis। यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में, ठीक है, ये हैं सर्टोली सेल्स। इन सर्टोली सेल्स से स्पर्मेटिड आके अटैच हो जाते हैं, इनका हेड पोर्शन अटैच होता है। अटैच होने के बाद स्पर्मेटिड सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, और इसीलिए उसे नर्स सेल कहा जाता है। न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होते हैं तो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो ये स्पर्मेटिड का अटैच होना और उसके बाद मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ बनना, यही कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, और फाइनली सर्टोली सेल से इनका हेड रिलीज होता है मैच्योर होने के बाद, और उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो यहाँ से रिलीज होता है, सर्टोली सेल से जब हेड डिटैच होता है तो फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर रिलीज हो जाता है, और बाहर रिलीज हो जाता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब मेल में प्यूबर्टी अटेन होती है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। एंड ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से, सिग्निफिकेंट रिलीज से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। इफ़ यू रिकॉल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और एक तरह का चैलोन है। आपको याद होगा चैलोन्स वो हार्मोन होते हैं जो खुद काम नहीं करते, जो दूसरे ऑर्गन पे एक्ट करते हैं और दूसरा ऑर्गन काम करता है। So this, if you recall, a hypothalamic hormone, the increased level of GnRH then act as an anterior pituitary to secrete 2 gonadotropin। तो anterior pituitary पे काम करता है, और anterior pituitary gonadotropin हम बात कर रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस की। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो 2 तरह के होते हैं, FSH और LH। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये LH हार्मोन क्या करता है, LH मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। LH एक्ट एज लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो एंड्रोजन का सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन इसके बदले में क्या करता है, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यानी
LH ने एंड्रोजन का सिक्रीशन कराया और एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर, एंड सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर which help in the process of spermiogenesis. Some factor कौन? ABP, androgen binding protein, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये सिक्रीट करता है, और ये जो प्रोटीन है ये एंड्रोजन के साथ मिलकर काम करता है, और किस प्रोसेस में हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है, ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमें 3 मेन पार्ट मिलते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल, लेकिन एक चौथा भी छोटा पार्ट पाया जाता है, नेक। हेड की बात करें तो हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एक्रोजोम, और एक्रोजोम के अंदर हमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स मिलते हैं। एक्रोजोम डेरिवेटिव होता है लाइसोजोम का, तो इसमें भी वही एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो लाइसोजोम में प्रेजेंट थे। इसके बाद नीचे न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक पार्ट की बात करें तो इसमें हमें एक सेंट्रियोल, यहाँ पे एक्चुअली 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऊपर की तरफ और डिस्टल सेंट्रियोल नीचे की तरफ। उसके बाद मिडिल पीस में बात करें तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्विमिंग, यानी मोशन मूव करने के लिए, और मूव करने के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेल, और मूव करने के लिए उसे एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें हमें अंदर ट्यूबलिन प्रोटीन का पूरा एक सेट मिलता है जो इस फ्लैजेला या टेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, याद रहेगा। तो देखते हैं, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। स्पर्म हैज़ हेड कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एलोंगेटेड, और उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोजोम कहते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ एंजाइम, कौन से एंजाइम? एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। होता क्या है कि जब ये स्पर्मेटोजोआ ओवम के पास पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो इसमें से ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम निकलेंगे एंड दे विल हेल्प टू पेनिट्रेट द वॉल ऑफ ओवम। ये ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए फिर वहाँ से न्यूक्लियस एंटर करेगा और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल में टू फैसिलिटेट द मोबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर हम नॉर्मल बात करें, a human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, in which for normal fertility 60% होती है, एंड उसमें से भी 40% शो रिगरस मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ज़रा इसको समझें कि नॉर्मल इजैकुलेशन में 5 to 6 ml जो है सीमेन इजैकुलेट होता है, उसमें 200 से 300 मिलियन, और 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म रिलीज़ हो रहे हैं, तो लगभग 60 to 65 मिलियन पर ml, ठीक है, 60 से 65 मिलियन पर ml जो है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स पाई जाती हैं, और ये नॉर्मल काउंट है। अगर ये काउंट इससे कम हो तो अगर ये नॉर्मल काउंट इससे कम हो तो उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, और अगर
सीमेन में स्पर्म सेल है ही नहीं तो उसे कहते हैं एस्पर्मिया। और अगर उसकी मोबिलिटी कम है तो उसे कहते हैं एथिनोस्पर्मिया। और अगर नॉन मोटाइल है स्पर्म तो उसे कहते हैं एजूस्पर्मिया। तो ये पॉइंट्स याद रखना जो मैंने बताया, आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हो। तो जितना भी सीमेन में स्पर्म होता है उसमें से 60% स्पर्म की मोबिलिटी नॉर्मल होती है, नॉर्मल शेप एंड साइज। और नॉर्मल शेप और साइज जो स्पर्म का है इसका 40%, ये रिमेनिंग 40% नहीं है, इस 60% का 40% यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। तो 60% जो नॉर्मल शेप और साइज के थे उनका 40% रिगरस मोटिलिटी, हाईली मोटाइल होते हैं और वो हाईली मोबिलिटी, अपनी मोटिलिटी को शो करते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट एंड सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। तो ये सारे हो गए कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एसेसरी डक्ट और एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और इन सब का जो सिक्रीशन होता है अलॉन्ग विद देयर प्लाज्मा, उन सबको मिलाकर कहा जाता है सीमेन। सीमेन केवल स्पर्म नहीं होता, बाकी जो ग्लैंड के सिक्रीशन हैं उन सबको मिलाकर सीमेन कहा जाता है। The function of male sex accessory gland and ducts are maintained by the testicular hormone androgen। तो ये सारे फंक्शन कौन मेंटेन करता है? एंड्रोजन हार्मोन मेंटेन करता है। आगे आते हैं oogenesis के प्रोसेस में। तो oogenesis का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, यहाँ पर भी वही है, हमें मालूम है oogenesis ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है और उसमें फॉलिकुलर सेल्स बन जाती हैं, बहुत सारी न्यूमरस फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, बर्थ के बाद कोई नई फॉलिकुलर सेल्स या ओगोनिया नहीं बनता है, जितनी भी हैं वो बन जाती हैं कब? बर्थ के पहले। कितनी बन जाती हैं? कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स, लगभग 20 लाख या 2 मिलियन मदर सेल्स ओगोनिया सेल्स बन जाती हैं। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1। तो ये प्रोफेज 1 में एंटर करती हैं बर्थ के पहले ही, और ये प्रोफेज 1 जो है इनका कंप्लीट होता है बाय रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कम पहुँचने के बाद, यानी इसमें लगभग 12 to 13 ईयर्स का टाइम लगता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल डिवीज़न है, लॉन्गेस्ट सेल डिवीज़न, जिसमें प्रोफेज 1 कराने में ही 12 से 13 ईयर्स लग जाते हैं। ईच प्राइमरी oocyte then surrounded by layer of granulosa cells and is known as प्राइमरी फॉलिकल। तो वहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारी फॉलिकल सेल्स होती हैं, तो सब अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और उस ग्रुप में ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंड करती हैं किसको? प्राइमरी oocyte को। यानी उस पूरे ग्रुप में कोई एक सेल प्राइमरी oocyte बन जाएगी और बाकी सब ग्रेनुलोसा सेल्स बन के उसको सराउंड करेंगी। बर्थ के टाइम पर लगभग कपल ऑफ मिलियन ओगोनियम प्रेजेंट होती हैं, जो प्यूबर्टी तक आते आते केवल 60,000 से 80,000 फॉलिकल सेल्स ही बच जाती हैं इन ईच ओवरी, और इससे भी कम पूरी लाइफ में केवल 350 से लेके 400 फॉलिकल सेल्स ही मैच्योर होके ओवम बनाती हैं। ये बात भी याद रखना। सो भले वो सेल बनना शुरू हो गई थी बर्थ के पहले, लेकिन उसका मैचुरेशन होता है प्यूबर्टी के बाद। द सेकेंडरी फॉलिकल सेल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल सेल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज एंट्रम। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स मैच्योर होती है और वो टर्शरी फॉलिकल सेल बन जाती है तो उसमें कैविटी पाई जाती है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये फॉलिकल है, इस कैविटी को हम एंट्रम कह रहे हैं।
हालांकि सेकेंडरी फॉलिकल सेल में भी ये दिखाई दे रही है, लेकिन उतना रिमार्केबल नहीं है। तो इसकी रिमार्केबिलिटी हम मानते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, टर्शरी फॉलिकल सेल से। आगे जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, उसमें फुल्ली मैच्योर एंट्रम पाई जाती है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि ये पूरे स्ट्रक्चर में जो प्राइमरी oocyte बनता है, उसके अलावा जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो उसको सराउंड करती हैं, उसके मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। तो इन पूरी सेल्स में से जो सेल मैच्योर रही है वही आगे चल के सेकेंडरी oocyte या ओवम बनेगी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये जो ओवम है ये एग्जैक्टली सेकेंडरी oocyte है, जिस स्टेज में ये रिलीज हो रहा है। ऐसा नहीं एनसीईआरटी में गलत लिखा है, एनसीईआरटी में जनरल जो टर्म है वो ओवम को ही इंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अनयूजुअल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ large haploid structure known as secondary oocyte and the tiny first polar body। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होती है ये समझने के लिए हमें अगले पेज पर ये डायग्राम देखना पड़ेगा। इस डायग्राम को देखें और डायग्राम को ही ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, इसी में सारा पॉइंट छुपा हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा आप इसके बाद एनसीईआरटी की एक रीडिंग ज़रूर लगाएंगे। पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है जब जीएनआरएच हार्मोन सिक्रीट होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है सबसे पहले, जो मेल जर्म सेल था उसके डिवीजन से। और स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस से डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी ग्रोथ होती है, तो ये बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद या बोला जाए उसके बाद कभी भी माइटोसिस नहीं होता। उसके बाद फर्स्ट मियोसिस होता है। फर्स्ट मियोसिस का मतलब आप याद रखना कि पहला मियोटिक डिवीज़न नहीं है, मियोसिस का पहला स्टेप है ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस तो बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मान लीजिए अगर ये 2n है तो ये n हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन डिवीज़न इसी को कहा जाता है। रिडक्शन होता है फर्स्ट मियोसिस। सेकेंड मियोसिस में कोई भी रिडक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर भी n मिलेगा, यानी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होगा तो स्पर्मेटोज हुआ। तो ये प्रोसेस को हम कह रहे थे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस याद रहेगा। फीमेल या oogenesis की बात करें, बर्थ से पहले ही ओवोनिया बन जाता है, माइटोसिस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, प्राइमरी oocyte होता है, बन जाता है ये भी बर्थ के पहले ही फीटल लाइफ में। जब इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट होता है उसके बाद बर्थ होता है, और इसके कंप्लीट होने से पहले ही प्यूबर्टी आ जाती है। तो यानी इसमें लगते हैं लगभग 12 से 13 साल। कंप्लीट कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte बनता है, और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर है कि जब मियोसिस जब कंप्लीट होगा तो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर भी बनता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकेंडरी oocyte का जब मियोसिस 2 होता है तो भी एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी इसको कहा जाता है। तो जो फर्स्ट मियोसिस से बने वो फर्स्ट पोलर बॉडी, जो सेकेंड मियोसिस से बने वो सेकेंड पोलर बॉडी। तो कुल मिलाकर ओवुलेशन होता है सेकेंडरी oocyte में, और उसके बाद मियोसिस 2 होता है, तब ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब इस वीडियो को मैं एक सस्पेंस के साथ एंड कर रहा हूँ, और वो सस्पेंस ये है कि हमने आज तक पढ़ा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पर्म सेल और ओवम का होता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पर्म सेल और सेकेंडरी oocyte का होता है। ओवम फर्टिलाइज नहीं करता। जो जाइगोट बनता है वो इन दोनों के फ्यूजन से बनता है, सेकेंडरी oocyte और स्पर्म सेल। ठीक है,
इस बात को याद रखना। और ये चीज़ कैसे होगी ये मैं बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सस्पेंस का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर विज़िट करोगे, ठीक है। सो मोस्ट वेलकम है आप हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करेंगे और जो प्रोसेस हमने बताया, जो सस्पेंस बताया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।